हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम हिंदी का जो मजेदार टॉपिक है उसका दूसरा भाग वर्ण वर्ण व्यवस्था में वर्ण विचार में आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे व्यंजन। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था जो अपने वर्ण का जो स्वर का अपन ने पढ़ लिया था। स्वर का अपन ने पूरा बता दिया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वरों की मात्राएं 10 होती है। स्वरों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, स्वरों में और कौन कौन से कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये उसका पूरा अपन ने पूरा पोस्टमार्टम करके पूरा आपके समक्ष तथ्य जो भी थे वो रख दिए थे। अब अपन ये वर्ण में अपन व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। व्यंजनों में जो आपने आज तक पढ़े हैं, लेकिन आपने खूब बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन कहाँ का गलती हुई, कहाँ का अशुद्धि हुई, कहाँ का आपने मिस्टेक की, उन गलतियों को अपन सुधारते हुए आज हम बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आपके हर एक एग्जाम में, आरपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे कोई भी कांस्टेबल का हो, जो हिंदी का जो एग्जाम होगा उस हिंदी के हर एग्जाम में आपको ये सहयोग करेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं ये आज का टॉपिक व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन आपको पता ही है कि जिसमें प्राण वायु कहीं रुकावट के साथ बाहर निकलती है, डायरेक्ट ना निकलकर रुकावट के साथ प्राण वायु बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। या फिर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे अपन व्यंजन कहते हैं। तो ये दोनों ही सही है कि वे जो प्राण वायु कहीं रुकती है और दूसरा प्राण वायु रुकती है और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे अपन व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों को याद करने का एक शॉर्ट तरीका है। पहले आप लिख दीजिए क, च, ट, त, प। मतलब एक कचट नाम के ऋषि हुए थे जिन्होंने तप किया। कचट तप, कचट तप, कचट तप, ये याद कर लीजिए। अब इसके बाद अपन व्यंजनों को देखते हैं। चलिए व्यंजनों को पूरा करते हैं। क, ख, ग, घ और ये, इसको क्या बोलते भाई? इसको अपन बोलते हैं अड़। हाँ सर, गुरुजी हमें तो बचपन में यही पढ़ा गया, अड़ अड़ मने कुछ नहीं, अड़ मने कुछ नहीं, ये अड़ अड़ अपन बोलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये अड़, ये कुछ हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर में अपन को बताया गया था कि इस अड़े को अपन अड़ ना बोलकर अंग बोलेंगे। अंग अंग यानी इसको ऐसे बोलेंगे अंग। हालांकि इसका कोई ये कहीं लिखा हुआ नहीं जाता है, कहीं ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन ये उच्चारण करने में ऐसे होता है अंग। जैसे क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। और आजकल कुछ गुरुजी अड़ भी बोलते हैं, तो अड़ मने कुछ नहीं, लेकिन अड़ मने यहाँ पर काम आएगा ये अंग, क ख ग घ अंग। ठीक है। इसके बाद च, छ, ज, ज और य, इसको बोलते हैं य, च छ ज ज य। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट ठ ड ढ ण, त, थ, द, ध और न, त थ द ध न, प, फ, ब, भ और अंतिम है म, प फ ब भ म। प्रिय दोस्तों, वास्तव में आप व्यंजन को, स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से देख लेना। ये हिंदी की एकमात्र नींव है। जिस प्रकार मकान बनाते समय नींव मजबूत करते हैं, उसी तरह स्वर और व्यंजन को आपको इतना मजबूत कर लेना है ताकि उसके ऊपर संधि, समास, स्वर, छंद, रस, अलंकार, जो भी कोई व्याकरण पढ़ना चाहते हैं वो व्याकरण आप मजबूती के साथ पढ़ सकते हैं और मजबूती के साथ याद कर सकते हैं। तो स्वर अपन ने अपने पहले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, स्वरों का विभाजन। आज अपन व्यंजन पढ़ ले। व्यंजनों में अपन ये लिखे हैं 5 वर्ग। इन 5 वर्गों को क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इन 5 को अपन स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन क ख ग अंग, च छ ज ज ण्य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये तो यहाँ तक तो आपको याद हो ही होंगे। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 25। कितने हो गए?
25, यानी एक में 5 है तो ये 25 हो गए। अब देखिए इसमें एक मजेदार बात है, ये जो अंतिम वर्ण है, ये जो अंतिम वर्ण है ये कहलाते हैं आपके नासिक्य। क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन यानी जो नाक से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण करते समय नाक से प्राणवायु बाहर निकलती है, उनको कौन कौन से? अंग, ण, न, म, ये जो सब बोलकर देख लो आप, उच्चारण करके नाक से बोले जाते हैं। यानी जो कोई भी जो तोता बोलता है वो भी इनका ज्यादा उच्चारण करता है, तो नासिक्य होते हैं। ठीक है, अब इनको ऊपर वर्गों के आधार पर बांटेंगे बाद में, लेकिन अब ये देख लेते हैं। और ये हो गए प, फ, ब, ब, म। अब अगला जो है, अगले वर्ण, ये तो हो गए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हो गए, और स्पर्शी व्यंजन के बाद अब लेते हैं अंतस्थ। स्थ का मतलब क्या होता है? स्थ का मतलब होता है बैठना। स्थ का मतलब होता है बैठ जाना। किसी जानवर को बैठा था, स्थ कहता है ना। स्थ का मतलब होता है बैठना। स्थ का मतलब बैठना। अंत यानी अंदर, अंदर जिसके अंदर कोई बैठा हुआ हो उसे कहते हैं अंतस्थ। अब अंतस्थ कैसे है? इसके अंदर बैठे हुए, जैसे अपन लिखते हैं य, र, ल और व, ये अंतस्थ, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। अब देखो य में कौन बैठा है? य के अंदर ई प्लस अ, र में री प्लस अ, ल में ली प्लस अ, व में उ प्लस अ। ये चारों से मिलकर ये बने हैं। तो इसके अंदर य में ई बैठा है, र में री बैठा है, और ल में ली बैठा है, व में उ बैठा है। तो ये चारों इसके अंदर है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ यानी इसके अंदर जो व्यंजन बैठे हुए हैं। अब इसका भी पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, तोड़ मरोड़ कर देते हैं। कौन कौन से आते हैं? य और व, य और व, ये दोनों व्यंजन कहलाएंगे अर्ध स्वर। क्या कहलाएंगे? अर्ध स्वर। ये दोनों व्यंजन अर्ध स्वर कहलाएंगे, य और व। अर्ध स्वर कैसे कहलाएंगे? क्योंकि ये स्वरों से, इनके उच्चारण में स्वरों से तो अधिक समय लगता है, लेकिन व्यंजनों से कम समय लगता है। अब अपन कहेंगे कि व्यंजनों में अर्ध स्वर। देखिए भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसके, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि कैसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको एग्जाम में, ऐसा के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से अर्ध स्वर व्यंजन है। अर्ध स्वर व्यंजन, अब अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अपन तो व्यंजन पढ़ रहे थे और व्यंजन में स्वर कहां से आ गए? तो व्यंजन में स्वर ये यहां से आ गए। अर्ध स्वर व्यंजन य और व, य और व, य और व को अर्ध स्वर व्यंजन, यानी जो फर्स्ट एंड लास्ट को अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए इसका ल का। ल का करते हैं, ल को कहते हैं पार्श्व व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्व। आपको पता होगा पार्श्व गायिका होती है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर हैं, उषा मंगेशकर हैं। अभी जो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया 2020 का? उषा मंगेशकर को। उषा मंगेशकर याद है ना आपने? कौन सा गाना गाया था उषा मंगेशकर ने? हाँ, वही संतोषी माता का, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, उस समय प्रसिद्ध हुआ था। और अब जाकर इसको लता मंगेशकर का पुरस्कार मिला। किसको मिला? उषा मंगेशकर। तो अपन ये देख रहे हैं पार्श्व गायिका, ये जो लता मंगेशकर है, उषा मंगेशकर, ये सब क्या है? ये पार्श्व गायिका ही है। पार्श्व का मतलब होता है साइड में, जो अपन को दिखाई नहीं देती। मुंह कोई अलग हिला रहा है और गाने वाला कोई अलग होता है। जैसे मुंह तो ऐश्वर्या राय हिला रही है और पीछे गाने वाले लता मंगेशकर है, तो ये अलग अलग ये होता है। तो उसको कहते हैं पार्श्व गायिका, यानी पार्श्व यानी पीछे या साइड में जो बैठी होती है और वो गा रही होती है। तो इसमें भी ल को पार्श्व व्यंजन क्यों कहते हैं? ल को, ल से याद रखना, ल से लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर की पार्श्व गायिका है, तो ल भी आपको याद रखना है, पार्श्व व्यंजन है। पार्श्व व्यंजन इसलिए ल जब बोलते हैं तो ये जबान अपन की
ऊपर ऊपर तालू मुर्दा के पास चली जाती है। ल बोलते हैं तो ये दांतों की जड़ों में ये अपन की जीभ जबान चली जाती है और साइड में से उस पार्श्व में से जो हवा बाहर निकलती है और उसके उच्चारण से ल बोलते हैं। जैसे ल ल, ये देखो जबान अपन की दांतों के मूल में चिप गई और साइड में से ये आवाज आई और इसको ल बोला। तो ये पार्श्व में साइड में से आवाज आने के कारण इसको ल को क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन। मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BA, MA और RPC जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो हिंदी के एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित व्यंजनों में से पार्श्व व्यंजन है। अब वहां पर आपके चक्कर खा जाओगे, वहां पर उल्टी छाप RCC को देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ल से तो लता मंगेशकर पार्श्व गायिका है। पार्श्व गायिका यानी पार्श्व व्यंजन है, जो हवा मुंह से जो हवा निकलती हो साइड से होकर निकल जाती है, उसे इसलिए पार्श्व से होकर निकल जाती है, इसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। ये पार्श्व व्यंजन। अब आ जाते ल। ल तो हो गया, अब हो गए र। र को अपन कैसे बोलते हैं? र र र र का उच्चारण किया, जबान हो गई गोल, गोल होकर एकदम लुढ़कने लग गई। ल लुढ़कने लग गई यानी बेलन की तरह गोल हो गई और जबान लुढ़कने लग गई। जब जबान फिसलती है, लुढ़कती है, तो इसको ल को कहते हैं लुंठित वर्ण। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। तो र को अपन लुंठित व्यंजन कहते हैं क्योंकि जबान अपन की गोल हो जाती है, गोल होकर वह लुढ़कने लग जाती है, लुढ़कती है, तब इसको अपन कहते हैं लुंठित। लुंठित यानी लुढ़कना। तो लुढ़कती हुई जो बोलते हैं र र र र, जबान गोल होकर जबान आटा खा जाती है और गोल होकर बोलती है, उससे अपन ये र की ध्वनि निकलती है, तो इसे अपन लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, अपन को पहले पता ही नहीं था कि इतने सारे यर लव में इतने अलग अलग होते हैं। तो आप परीक्षा में ये बिल्कुल ध्यान रखना और गलत करके मत आना भाई साहब। आपके माँ बाप को आपसे बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा। अगर बच्चा सही ढंग से मेहनत नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। CBSE वालों, RBC वालों को सबको उम्मीदें हैं कि ये अब की बार टॉप करेगा, अच्छा नंबर लाएगा, लेकिन हिंदी में तो अच्छा नंबर लाएगा ही लाएगा। वर्णों में ये जो नींव है हिंदी की, उसमें तो नींव मजबूत होगा। तो ये य और व को अपन लेंगे अर्ध स्वर, ल को ले लिया पार्श्व व्यंजन ल, क्योंकि साइड में से हवा निकल जाती है पार्श्व व्यंजन, और र एक लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण यानी र में बोलते समय जबान गोल हो जाती है और लुढ़कने लगती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गई। और ये चारों क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन चारों को अपन अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अब देखिए अगला लेते हैं। अगले में अपन ले रहे हैं श, श, स, ह। श, स, स, ह। श, स, स, ह। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा फर्क रहता है, बोलने में इनका स्थान अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं श, क्ष, स और ह। ये तो अब ये चारों अपन बोले, इसको फटाफट बोल के देखो। श, क्ष, स, ह। स, 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 ह। मुंह गर्म होने लग गया, मुंह में गर्माहट आ गई, मुंह में उष्णता हो गई। इन शब्दों को बोलने से जबान ज्यादा रगड़ खाती है और ज्यादा गर्मी पैदा करती है, उष्णता पैदा करती है। इसलिए दोस्तों इनको कहेंगे उष्मीय व्यंजन। क्या कहेंगे? उष्मीय व्यंजन या उष्ण व्यंजन। उष्मीय व्यंजन या उष्ण व्यंजन। उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन या उष्ण व्यंजन। तो स, स, श और ह। स, स, क्ष और ह, ये चारों क्या कहलाएंगे? उष्मीय व्यंजन। तो अब देखिए कितने हो गए कुल? ये 25, 25 और 4 29 और 29 और 4 33। कुल मिला के व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं? 33।
मूल रूप से व्यंजन अगर आपको परीक्षा में पूछ ले, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 11। 11 स्वर, मूल स्वर कितने हो गए? 11। 11 और 33 हो गए 44। तो ये 44 मूल वर्ण हो गए। कितने हो गए? मूल वर्ण हो गए 44। देखिए ये 2008 एसआई की भर्ती में, 2008 की एसआई की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा था कि मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, ये भी पूछा था। तो मूल वर्ण होंगे 44 और मूल स्वर होंगे 11, मूल व्यंजन होंगे 33। अब इसी में ही एक थोड़ा सा स्पेशल और है कि ये जो च वाले च छ ज है ना, इसको अपन ये बोलते समय देखो, बोलकर देखो, च छ ज या च छ ज य, ये जबान में जोर ज्यादा देते हैं, मतलब ये जो संघर्ष करके निकलते हैं, जो बहुत ही जबान को जोर देकर निकलते हैं, तो इनको कहते हैं संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। क्या कहेंगे? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। किसको कहेंगे? इसको संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। च छ ज य, च छ ज य, च छ ज य, इनको स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। स्पर्श करके, संघर्ष करके, स्पर्शी तो ये जो सब है ही है, यहाँ तक स्पर्शी व्यंजन है, लेकिन ये संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, तो इनको संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। अगर एग्जाम में पूछ ले कि संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है, निम्नलिखित में से संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है, तो च छ ज और य, अगर इसमें से कोई हो तो अपन को संघर्ष स्पर्शी व्यंजन ये लिखना है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 33 हो गए। अब 33 के बाद अगला अपन देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है और रट लेना है। ठीक है, इसके बाद अपन लेंगे संयुक्त व्यंजन। इसके बाद अगला 33 तो हो गए, 33 के बाद लेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? अभी देख लेते हैं। अक्षर, अक्षर त्र और इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन ज्ञ से ज्ञानी बोलते हैं? नहीं, इसको ज्ञ ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ ज्ञ, जैसे विज्ञान अपन बोलते हैं विज्ञान, ये गलत है, इसको अपन विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान, मुझे याद है अच्छी तरह से, एक यूपी के हमारे सर थे, 6, 7, 8 में हमें विज्ञान पढ़ाते थे, तो अपन विज्ञान, वो विज्ञान को विज्ञान बोलते थे, तो हम उनको देखकर हंसते थे कि देखो ये यूपी के होकर भी ये गलत बोलते हैं। लेकिन अब पता चलता है, जब हमने पढ़ा तब पता चलता है कि ये विज्ञान है। विज्ञान, विज्ञान, ज य ज्ञ, इसको ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ, विज्ञान, विज्ञान, ज्ञ नहीं बोलेंगे, इसको ज्ञ बोलेंगे। ज्ञ, तो ये 3 संयुक्त व्यंजन है। 3 संयुक्त व्यंजन के अपन इसका अभी पोस्टमार्टम करेंगे, टुकड़े करेंगे, कैसे करके बने हैं। देखो पहले इसको तो बनाना है, इसको ऐसे करके ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको यहां से इससे को साफ कर दे और यहां से एक लाइन खींच दे, इसको साफ कर दिया और ये बना दिया। अब इसको अपन ऐसे कर दे, ऐसे, इसको ये जो तिरछा लिखा हुआ है, तिरछा क लिखा है, इसको क को सीधा कर दो। ठीक है, कैसे बनाया इसको? ये इसको अपन ने ये बनाया, ये ऐसे बना था, इसको यहाँ से साफ कर दिया, यहाँ से साफ कर दिया और इसको ये बना दिया, तो ये क बन गया। क बनने के बाद इसको, इसका एक टुकड़ा तो हो गया क, तो ये क हो गया भाई साहब। और ये इसमें दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, इसको कैसे बनाते हैं? इसको ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, तो इसको आप यहाँ से साफ कर दो, इसको साफ कर दो, ये सिर्फ ये ऐसे रखना है और इसको ये बना दो, स षटकान वाला, स षटकान वाला बना दिया। ठीक है, स षटकान, तो ये क और स का मेल है। इसमें किस किस का मेल है? क और स षटकान वाला, स षटकान वाला और क स इसमें बना हुआ। देखिए इसके अपन लेते हैं, तो इसमें ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो इसमें यहाँ से क बना दिया और इसको स बना दिया ऐसे, तो ये क स हो गया। तो इसमें
आप बिल्कुल ये आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाकर आपको ये करना है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हुए? 2 वर्ण हो गए, क और स। क आधा, आधा होगा तभी ये पूरा इसके अंदर जाएगा। आधा होगा जब खाली जगह होगी तभी तो वो इसके अंदर जाएगा, बाकी नहीं जा सकता। तो स के अंदर क गया, तो क आधा हो गया और स पूरा हो गया। त्र में तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, सीधा ही त्र दिख रहा है। तो पहले कौन सा है? त आधा और र। ये लिखते समय भी ऐसे ही लिखते हैं, त और त में र लगा दिया। जैसे ये ग्र में र लगा, इसी तरह त में र लगा दिया, और ये त है ही है। तो ये क्या हो गए? त्र। इसको अपन क्या बोलते हैं? त्र। तो त्र हो गया, त्र, त और र। अब ये इसको ज्य, इसको लिखते कैसे हैं? पहले ऐसे करके ऐसे लिखते हैं और ऐसे करते हैं। ये तो ये हो गया, ये ज, ये तो हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं। तो इसको एक इतना ही देख लो पहले, एक तो ये हो गया ज, और एक इसको ये लिखते समय ऐसे लिखते हैं। इसका एक ये पूरा कर लो, ये इसका ज का ये बना दो, ये ऊपर। तो ज और य, ज और य, ज और य। तो ये 3 शब्द ऐसे मिलकर बने हैं। क्ष बना है क और स शक्कन वाले से, त्र बना है त प्लस र, और ये बना है ज प्लस य से बना है, ज प्लस ये। अब ये संयुक्त व्यंजन 3 हो गए। संयुक्त व्यंजन के साथ साथ ही अपन एक पढ़ लेते हैं, मिश्रित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के साथ अपन देख लेते हैं मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन होता है स्र, ये स्र, ये मिश्रित व्यंजन है स्र। मिश्रित व्यंजन स्र, स्र कैसे बना है ये भी आप देख लीजिए। स्र ऐसे करके ये बना है, ये स, और इसमें र हो गए, ये स। तो इसमें कौन सा आएगा? स शंकर वाला और र पूरा आ जाएगा। स शंकर वाला ये देख ली, ये इसको ये देख लीजिए, ये बना दीजिए, ठीक है। ये अपन स लिखते हैं, जैसे श्रृंगार लिखते हैं। तो श्रृंगार ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगार। ये भी सही है, ये भी श्रृंगार सही है। सर आता है और श्रृंगार और श्रृंगार, ये हो गए दोनों। तो इस स में कौन सा आया हुआ? इसमें स में स प्लस र। तो ये 3 तो हो गए संयुक्त व्यंजन, और एक हो गया मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन कौन सा हो गया? श्री वाला, जो श्रीपति श्रीमती जो लगाते हैं अपन श्री, वो श्रीमान, वो श्री। तो ये श्री, ये स्र हो गया। स्र के अंदर स शंकर वाला और र हो गया। तो ये 4 ये हो गए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो कितने हो गए? 33 और 4 हो गए कितने? 37। 33 और 4 37। अब आगे ये तो हो गए संयुक्त व्यंजन, और एक हो गया प्लस एक मिश्र व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और मिश्रित व्यंजन। तो ये 3 और 1 4 हो गया। अब अगला लेंगे नेक्स्ट अपन, ये इसको लेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त मतलब जो उछल कर बाहर आते हैं, उछल कर एकदम झटके के साथ तेजी के साथ बाहर आते हैं। कौन कौन से? एक तो आया ड के नीचे बिंदी और ड और ड। एक तो होता है ड और एक होता है ड। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको बोलते समय जबान एकदम उछलती है, जबान एक उछलकर बाहर पड़ती है, बाहर गिरती है, तो उसको अपन कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ड, अड़ और ढ। ये कितने हो गए? ये 2 हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हो गए। तो इन दोनों को अपन
इसी में इस संयुक्त व्यंजन के बाद ही इनको जोड़ते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? ड ढ। जब अगर वाक्य के पहले लिखे तब ये विसर्ग नहीं लगती है। जैसे ढक्कन, ढक्कन लिखते हैं तो इसमें अपन बिंदी नहीं लगाते हैं। ढक्कन लिखते हैं तो बिंदी नहीं लगाते हैं। और अगर लिखते हैं पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई लिखते हैं तो पढ़ाई के अंदर लिखते हैं। मतलब अगर ये ड ढ अगर शब्द के पहले अक्षर के रूप में आए तब नीचे बिंदी नहीं लगती है, और जब ये बीच में या लास्ट में आए तब उनको अपन बिंदी लगा सकते हैं। तो ये पढ़ाई, ये ढक्कन, ये हो गए। तो ये उसित व्यंजन। और अब अंतिम बच्चे हैं जो अपन के जो उसमें छूट गए थे। अंक अह, अंक अह, अंक अह को अपने अभी तक नहीं जोड़ा है, यानी योग नहीं किया है। इनका योग नहीं किया तो इसको कहते हैं अयोग वाह, अयोग वाह। इसको क्या कहेंगे? अयोग वाह। जिसको अपन ने अभी तक योग नहीं किया है, जिसको जोड़ा नहीं है, जिसको गिना नहीं है, जिसकी अपन गिनती में ज्यादा नहीं मानते हैं, इसको अयोग वाह कहते हैं। अंक अह, तो ये भी दो हो गए, ये भी दो। तो कुल मिलाकर 33 और 4, 3 और 1, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 प्लस 2 और 2, 2 और 2, तो कुल कितने हो गए? 33, 4, 33 और 4 37, 38, 39, 40, 41, तो कुल हो गई ये 41, 41 प्लस 11, 41 तो हो गए व्यंजन, और ये 11 हो गए स्वर, 11 हो गए स्वर, कुल हो गए 52। तो अगर आपको पूछ ले कि कुल पूरे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने हैं, पूरे वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो वर्ण को आपको करना है 52। अगर आपको पूछ ले कि मूल वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो मूल वर्ण 44 आएंगे। इन 44 आएंगे मूल वर्ण। ये संयुक्त व्यंजन, मिश्रित व्यंजन, उसित व्यंजन और अयोगवा व्यंजन इसमें काउंटिंग नहीं होंगे। यही काउंटिंग होंगे 41 प्लस ये 11 प्लस 33, ये 44। और अगर मान लो पूरा पूछ ले आपको कि पूरे वर्ण कितने होते हैं, पूरे वर्ण 52 होते हैं। अगर मूल वर्ण पूछ ले तो मूल वर्ण 44 होंगे। अगर मूल स्वर पूछ ले, मूल स्वर 11 होंगे। अगर मूल व्यंजन पूछ ले तो मूल व्यंजन होंगे 33। याद रखना, आप पसीने की बूंद को एक एक मोती के समान चमकाना है। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों मिलकर कुछ कर गुजर जाना है, कुछ चमत्कार करके बताना है। तो आपको ये पूरा ये व्यंजन समझ में आ गया। अब चलो फटाफट से अपन इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे क्या क्या व्यंजन बोले जाते हैं, कहाँ से ये उच्चारित होते हैं। व्यंजनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काफी बार परीक्षा में ये उच्चारण स्थान के आधार पर भी पूछ लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर इनको ले लेते हैं। श्योर है, अपन उच्चारण स्थान अपन ने लिखे थे कौन कौन से? एक तो कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। 1, 2, 3, 4 और 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब बिल्कुल सिंपल सा सरल सा आपको लिखना है। कंठ तालु में जो अपने स्पर्शी व्यंजन लिखे थे, कचट तप, कचट तप, तो इसमें अपन को ये लिख देना है कचट तप। क च ट त और प, कचट कचट तप, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ये जो जितने भी पूरे वर्ग हैं पूरे वर्ग इसमें आएंगे। कंठ में आ गए क वर्ग, तालु में आ गए च वर्ग, मूर्धा में आ गया ट वर्ग, दंत में आ गया त वर्ग और ओष्ठ में आ गया प वर्ग।
ये आगे। अब आते हैं अगला य र ल व। य र ल व को क्या करेंगे अपन, इसको कंठ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो कंठ को, यहां से शुरू करेंगे य र ल व, य र ल व, ये हो गए। अब इसके बाद ये तो हो गए अंतस्थ, फिर बाद में उष्म। उष्म को लेते हैं तो ये स क्ष और स, ह को छोड़ देते हैं। ह को अपन क्या करेंगे, अब ह को ऊपर लिखेंगे कंठ में, इसमें लिखेंगे कंठ वर्ग में ह को यहां लिख देते हैं, और ह अतः 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 ये लिखते हैं ना अपन अ, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो ये विसर्ग भी इसी में ही आएगी, विसर्ग भी किसमें आएगी, कंठ में ही आएगी। विसर्ग अपन कंठ में ही लेते हैं, ठीक है। अब अपन एक लेते हैं ये दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, इन दोनों को मिलाकर एक बना देते हैं दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में अपन लेंगे व और फ। क्या लेंगे, दंत ओष्ठ में लेंगे एक तो व और फ। फ, फ के नीचे नुक्ता लगा है। ये नुक्ते वाले शब्द कहां से आए भाई, ये नुक्ते वाले शब्द उर्दू फारसी से आए हैं। उर्दू फारसी से अपन के वाक्य में आए हैं। ये उर्दू फारसी वाले शब्द क्या कहेंगे, ग्रहित वर्ण। क्या कहेंगे, ग्रहित वर्ण। उर्दू फारसी वाले जो भी ये वर्ण आए हैं वो ग्रहित वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से हैं, क ख ग ज और फ, सबके नीचे नुक्ता लगता है। नुक्ता लगने का मतलब ये होगा उसके अंदर जोर देकर बोलना। एक तो बोलते हैं क ख ग ज प, इसको बोलेंगे क ख ग ज और फ। एक तो होता है जरा, एक तो होता है जरा, और एक होता है जरा। जरा रुकिए सा, एक जरा, जरा जरा। एक होता है वफा, एक होता है वफा, एक होता है फना, एक होता है फना, फना, फना और फना। क ख ग ज फ, ये अपन को ये ग्रहित वर्ण है और ये उर्दू फारसी से लिए गए हैं। तो दंत ओष्ठ में ये फ आएगा, तो दंत ओष्ठ किसमें आएगा, ये दंत ओष्ठ में व और फ आएगा। अंतिम है वत्स्य। वत्स्य, वत्स्य, वत्स्य का मतलब होता है कि जो दांतों के मूल भाग से लिया गया है, दांतों की जड़ों से लिया गया या मसूड़ों से लिया गया है, इसको वत्स्य को अपन कहते हैं दंत मूल। दंत मूल, दंत मूल नाम से भी इनको जाना जाता है। दंत मूल यानी दांतों के मूल से ये जो बोले जाते हैं। दांतों के मूल से कौन कौन से बोले जाते हैं, स ज र ल, स ज ये आएगा। सजरल, सजरल, इसको एक साथ बोलते हैं सजरल। तो दंत मूल में ये चार ही पूरे व्यंजन में, अपन चारों व्यंजनों में ये वश्य से बोले जाने वाले व्यंजन है। स ज र ल, स ज र ल, सजरल, ये वश्य से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारणी अपन को ये देख लेनी है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और य र ल व, ये तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और स और ह आ जाएगा कंठ में, और ये वश्य में सजरल, सजरल, ये याद करना है। आशा करता हूं कि आपको ये याद हो गए होंगे। अब इसका एक अंतिम पार्ट और है जो बहुत ही अंतिम पार्ट बहुत ही मजेदार है और बहुत ही कंफ्यूज करता है अपन को, बार बार कंफ्यूज करता है। अपन याद करते हैं फिर भी परीक्षा में भूल जाते हैं, और याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो आपको आज ऐसे याद करना है, भूलना नहीं है। जैसे इसको लिखते हैं कि अघोष, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। एक तो हो गया अघोष, एक हो गया सघोष। और अघोष, सघोष और अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इनको एक थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या होता है। अघोष, अघोष में जब कोई व्यंजन बाहर निकलता है तो बिना ध्वनि के
बिना गूंजन के साथ बाहर निकलता है उसे अघोष कहता है। सघोष जिसमें घोषणा होती है, घोष होता है जिसमें गूंजती है आवाज, उसे सघोष कहते हैं। अल्प प्राण जब निकलते समय प्राण वायु कम निकलती है, कम बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जब व्यंजन निकलते समय प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो इसको अपन एक सिस्टम नंबरिकल तरीके से करेंगे। अघोष 1 2 और इसको कर देंगे 3 4 और 5, 3 4 5 और इसको कर देंगे 1 3 5 और इसको 2 और 4। ये कैसे कर दिया? 1 2 सीरियल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब जो वर्ग के अक्षर है पहला और दूसरा क ख, क ख तो आ जाएंगे अघोष में, ग ग ग ये इसमें आ जाएंगे। और अल्प प्राण में 1 3 5 और 2 4, 1 3 5, एक हो गया क और ग और अड़ या अंग ये हो गया, और ख और ग ये इसमें आ जाएगा महाप्राण में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है। ये हो गया अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। अब यहाँ तक तो ठीक है, अपन को स्पर्श व्यंजन तो अपन तो आ गए। अब यर लव अंतस्थ और उसमें कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं, पहले अल्पप्राण है इसको लिखते हैं य र ल व, यर लव, और महाप्राण में लिख देते हैं स श श श श श, ह को अभी छोड़ देते हैं 3। ठीक है, अब जैसे अपन गणित में वो गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गणित में करते हैं ना 3/4 इंटू 2/5। तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। जैसे अपन क्रॉस करते हैं उसी तरह का अपन को क्रॉस करना है। य को ले जाना है इसमें और स को ले जाना है इधर। य को ले जाएंगे य र ल और व, और इसको ले गया स स और स, स स और स, इसको क्रॉस ले गए। इसको जो महाप्राण के स है उसको अघोष में डाल दो, और जो अल्प प्राण के यर लवा है उसको सघोष में डाल दो। बस ये हो गए। अब जो पीछे बचा ह को अपन क्या करेंगे? इन दोनों में डाल देंगे। ह सघोष में आ जाएगा और महाप्राण में आ जाएगा। ह किस में आ जाएगा? सघोष में भी आ जाएगा और महाप्राण दोनों में ह आ जाएगा। सघोष और महाप्राण ये दोनों में ह आ गए। अब ये तो हो गया व्यंजन। अब जो सभी स्वर है, स्वर आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण में आएंगे। सभी स्वर आप अल्प प्राण में लेंगे। तो ये स्वर अल्प प्राण में आए तो इसका क्रॉस कहां जाएगा? सघोष। सघोष में भी सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर। ये सघोष में जो सभी स्वर हैं वो सभी स्वर किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर सघोष है और सभी स्वर अल्प प्राण है। बस ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, ये देख लिया, तो आपको और कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और परीक्षा में जितने भी तरीके से कैसे भी प्रश्न पूछ ले, इस स्वर व्यंजन से संबंधित आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे होंगे। अब आपको परीक्षा में इस स्वर व्यंजन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। थैंक यू, धन्यवाद।